स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे आज बताने वाले हैं क्लास 10th के यानी कि नॉन हिंदी जो होता है आप लोगों का क्लास 8 वाला जो नॉन हिंदी लोग क्लास 10th में रहता है प्यारे बच्चे। बिल्कुल क्लास 10th के कक्षा 10वीं के नॉन हिंदी का चैप्टर 7 यानी कि ठेस का महत्वपूर्ण आपको आज की वीडियो में ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। इस वीडियो में जितना भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है बिल्कुल आपको सभी इस वीडियो में पूरा कवर करवाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखा जाएगा। इससे पहले वाला वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा दिया था। इस वीडियो में सब्जेक्टिव करवाऊंगा तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देख के जाइए प्यारे बच्चे। उससे पहले आपको बता दूं कि इस चैप्टर का जो लेखक है फनीश्वरनाथ रेणु ठेस कहानी के। उससे पहले आपको बता दूं कि वीडियो को अगर लाइक नहीं किया पहले वीडियो को एक बार लाइक करके साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए और वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक वॉच करके जाइए ताकि आपका एक भी यानी कि क्वेश्चन ना छूटे और पूरा यहीं पे याद हो जाएगा। बिहार बोर्ड क्लास 10 को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा नाम है शाहनवाज सर और इसमें आपको कॉन्टैक्ट करना अगर PDF एंड नोट्स चाहिए तो ठीक है। पहले नॉन हिंदी का यानी कि जो होता है किस लिए होता है बिल्कुल उसी के चैप्टर 7 का करवाने वाला है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे। गांव के किसान सिरचन को कामचोर बेकार आदमी, धीरे धीरे काम करने वाला, नाप तौल कर काम करने वाला, मुफ्त में मजदूरी पाने वाला समझते थे। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, इस कहानी में आए हुए विभिन्न पात्रों के नाम लिखिए। तो इस कहानी के नायक सिरचन के साथ साथ रेणु जी की माँ, चाची, मझली, भाभी, मानू, दीदी इत्यादि कहता पात्र है। चलिए अगला नंबर आपका तीसरा नंबर आपका, सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था। मानू दीदी ने दिया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को चलता आपका 4 नंबर आपका, निम्नलिखित गद्यांशों को कहानी के अनुसार क्रमबद्ध रूप में सजाइए। तो बिल्कुल क्वेश्चन रहता है मुझे याद है, तो इसे क्या क्या लगेगा। तो उसे कहता है, उस बार मेरी सबसे छोटी बिना आएगी मानू, तो मान फुट फुट कर देख रहा था। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से सामने सही चिन्ह या गलत चिन्ह का निशान लगाइए। चलिए पहला मतलब सिरचन कामचोर था, बिल्कुल नहीं कामचोर नहीं था, काम करता था। ठीक है, मतलब सिरचन अपने काम में दक्ष था, बिल्कुल कोई राइट आंसर सही हो जाएगा इसका। सिरचन बात करने में भी कारीगर था, बिल्कुल को इसे सही लगा देना है। सिरचन वकील था, सिरचन वकील नहीं था। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है आपका। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन था आपका, कहानी के किन किन प्रसंगों को ऐसा प्रतीत होता है कि सिरचन अपने काम से ज़्यादा कहता है तरजीह देता था, उल्लेख कीजिए। तो कहानी के अनेक प्रसंगों से प्रतीत होता है कि सिरचन अपने काम को ज़्यादा तरजीह देता था। रेणु जी के घर मानू दीदी विदाई के पूर्ण शीतल पार्टी और चीख बनाने के लिए सिरचन को बुलाई जाता है। वह काम के तन में हो गया है। अगर उसकी तन्मयता में विधन डालते तो कहते गेहूं मन साफ की तरफ फुफकार उठता और काम छोड़कर चला जाता, फिर वह काम अधूरा ही रह जाता। कहानी प्रसंग के दूसरे दिन जब वह अपने काम में लगा तो खाने पीने की सुविधा ही नहीं रही। उसे चूरा गुड़ खाने के मिलता, वह केवल चूरा फौंक रहा था। गुड़ का ठेला या किसी अछूता पड़ा है। चूड़ा चबाते समय भी वह अपने काम में तन्मय है। उसे कुछ सुधि नहीं है कि चूड़ा है के साथ साथ गुड़ भी खाना। ऐसे स्पष्ट है कि यह भोजन की अपेक्षा अपने काम को ज़्यादा तरजीह देता है। साथ में इस कहानी में कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा। तो इस कहानी में हमें सबसे अच्छा पात्र सिरचन लगा, क्योंकि सिरचन मानवीय गुण से भरा था। वह जिस काम को करता था प्रेम से करता था। उसकी कारीगरी के कायल दूर दूर गांव के लोगों थे। वह स्वाभिमानी और सामान्य प्रिय व्यक्ति थे। उसे खाना जी भी मिले वह अपने काम को तरजीह देता था। किसी की जली कटी बातें सुनकर अपने कारीगरी के प्रति आरोपों को सुनाकर वह काम छोड़ देता है। जिस काम को छोड़ देता था वह काम अधूरा ही रह जाता था। कहानी के अंत में सिरचन की आत्मीय गुण चरम का दिखता है। जब मानू विदाई होकर स्टेशन पर गाड़ी में सवार, गाड़ी खुलने के समय में सिरचन दौड़ता फाफता क्या गठर मानू दीदी को देते हुए कहता है, दीदी यह हमारे तरफ से शीतल पार्टी, चीख और कुश की आसानी है। चलिए उसके बाद आपको पार्ट के आगे बताने से पहले आपको बता पहले कि ना, अगर आप भी चाहते हैं नोट्स लेना नॉन हिंदी का, मैथिली का, उर्दू का, तो जरूर से अभी नंबर कॉन्टैक्ट कीजिए। पहले उससे पहले आपको अभी वीडियो को अगर लाइक नहीं करें, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए पहले, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए पार्ट के आगे जो प्रश्न है आपका, पार्ट के आगे प्रश्न क्या है आपका, पहले मतलब आपकी दृष्टि से सिरचन द्वारा चीख का शीतल पार्टी स्टेशन पर मानू को देना ये कहाँ तक उचित था। तो चलिए सिरचन के द्वारा स्टेशन पर मानू को विदाई के समय शीतल पार्टी, चीख आदि उपहार देना उचित था। यदि वह घर पर जाता उपहार देने तो कहानी में सिरचन की आत्मीय गुण में कमी आ जाती, फिर उसे तो गाँव वाले को ठेस लग चुका था। एक सफल कारीगर सिरचन अपनी
कला का महत्व देते हुए स्वामी-निर्मित वस्तुओं को पूरा उपहार मानू को स्टेशन पर प्रदान करती, जो उपयुक्त समय था। दोनों तरफ का काम के बदले थोड़ा सा अनाज या चंद रुपए देकर क्या किसी मजदूर की मजदूरी का मूल्य चुकाया जा सकता है? इस संबंध में अपना मत व्यक्त कीजिए। मजदूरों को मजदूरी के बदले थोड़ा अनाज या चंद रुपए देकर उसको मजदूरी का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता है, क्योंकि किसी मजदूर या कारीगर की कला अमूल्य होती है। फिर अन्न या रुपए मजदूरों का मूल्य कैसे चुकाया जा सकता है? किसी मजदूर या कारीगर के लिए उसकी मजदूरी का सबसे बड़ा मूल्य उसकी कला के प्रति आभार व्यक्त करना कारीगर हो जाएगा। चलिए 3 मतलब इस कहानी के अंत में किए गए अंत के अलग क्या हो सकता है, सोचकर लिखिए। तो किसी कहानी का अंत किए गए अंत के अलग हो सकता है, लेकिन ठेस शीर्षक कहानी का अंत चरोत्कर्ष पर जाकर हुआ है, क्योंकि सिरचन जो अपनी कारीगरी को पूर्ण नहीं करने का शपथ लेता, वहीं सिरचन मानू के घर से विदा होकर जाने पर रास्ते में अपना उपहार शीतल पाटी चिक और कुश की आसनी प्रदान कर आत्मीयता का अनोखा परिचय देता, जबकि कहानीकार कहानी के अंत में वही कर सकता था। वह शपथ लेता है कि पुनः यह काम नहीं करूँगा, कहानी समझ कर जाता है। ये बिल्कुल आपको इतना लिख देना, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको व्याकरण जो पूछा गया, आपको मुहावरे का पूछा गया। ऐसा वाक्य जो सामने अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ का बोध कराए मुहावरा कहलाता। मुहावरे के प्रयोग से भाषा का सरलता, सरसता, चमत्कार और प्रभाव उत्पन्न होते हैं। जैसे जैसे आँख का तारा बहुत प्यारा होना, नमन अपने माता पिता को आँखों का तारा है। वह लोकोकित क्या मतलब है? लोकोकित के पीछे कोई कहानी या घटना कोई होती है, उसके निकली बात बाद में लोगों को जुबान पर जब चल निकलती है तो लोकोकित हो जाती है। यह पद दो कागज, एक कागज के दूसरा काम को जाना पटना जाने के पंथ जो कागज होंगे वो कवि सम्मेलन के कविता पट भी करेंगे और साथ ही जैविक उद्यान भी देखेंगे। आए उसके साथ साथ कुछ ऐसे बातें को भी जाने जिससे मुहावरे का लोकहित सामान्यतों और असमानताओं का पता है। मुहावरे और कहता है लौकिकतों के पर्यायवाची शब्द नहीं रखे जाते हैं, यही कारण है कि उसका अनुभव संभव है। बिल्कुल। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन बताते हैं प्यारे बच्चे। अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? चलिए दोनों में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता वाक्य होते हैं, जबकि मुहावरे वाक्यांश होते हैं। चलिए उसके बाद आपको कहता है इन मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करते हुए अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो कान मत देना, उसके बातों पर कान मत देना, ठीक है। दम मारना, बीमार व्यक्ति दम मार मार कर चला जाता है। मुंह में लगाम ना होना, श्याम के मुंह में लगाम नहीं होता है। सिर चढ़ना, मदन अपने पत्नी को सिर चढ़ा लिया था। बिल्कुल वैसे आपको इतना ही क्वेश्चन था। उससे पहले बता दूं कि अरे आप भी चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का PDF एंड नोट्स लेना प्यारे बच्चे, तो अभी इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, बहुत ही कम रुपये में दिया था। उससे पहले आपको बता दूं कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्यारे बच्चे, वीडियो को लाइक करके साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और इस चैप्टर का आप ऑब्जेक्टिव नहीं देख जरूर से देख लीजिए, नीचे ना लिंक दे दिया ऑब्जेक्टिव सभी चैप्टर का सब्जेक्ट पर सब्जेक्टिव का। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।